जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 24/10/2018 रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है। हमारा ऑप्शन है गुरुत्व बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, नाभिकीय बल। तो हमारा आंसर होगा गुरुत्व बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। चंद्रमा की सतह और आंतरिक रचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व बल। और चंद्रमा के सतह और आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। याद रखिएगा, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के सतह और आंतरिक संरचना के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में, नहीं होता है। आपको बताना है कि वो कब होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कब होगा। 4 बार होगा, प्रत्येक बार या हर एक बार, केवल 2, केवल 1। यानी बार नहीं बताना है, बताना है वस्तुओं के बीच, यानी कितने वस्तुओं के बीच। 4 वस्तुओं के बीच, प्रत्येक वस्तु के बीच, केवल 2 वस्तुओं के बीच, केवल 1 वस्तुओं के बीच। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो प्रत्येक या हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई वस्तु द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रह में, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु पे लगता है, हर एक वस्तु या प्रत्येक वस्तु। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। हमारा ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। और हमारा ऑप्शन है द्विपरमाणुक, बहुपरमाणुक, एक परमाणुक, चतुपरमाणुक। तो आपको बताना है फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। तो चतुपरमाणुक होता है, चतुर्परमाणुक। इसका 4 परमाणुक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। फास्फोरस की परमाणुकता होती है चतुपरमाणुक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फास्फोरस की खोज किसने किया था, तो हेनिंग ब्रांड ने किया था। फास्फोरस की खोज हेनिंग ब्रांड ने किया था 1969 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और खोज पूछ लिया जाए तो हेनिंग ब्रांड, और सन पूछ लिया जाए तो 1969। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब लोहे को किस धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए इसे मिलाया जाता है निकेल, क्रोमियम और लोहा। देखते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए निकल और क्रोमियम, निकेल और कोबाल्ट, निकेल और कैल्शियम, निकेल और कॉपर। तो अभी मैंने बताया कि स्टेनलेस स्टील में निकल, क्रोमियम और लोहा होता है। तो लोहा तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो निकेल और क्रोमियम जिस ऑप्शन में हमारा राइट आंसर वही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, निकेल और क्रोमियम। और यहाँ पर एक लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ लैंगिक
पक्षपात को समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक ऑनलाइन अभियान लॉन्च किया है, उसे क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है आई एम दैट वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन अपराइजिंग, क्वीन इज द न्यू किंग। तो महिलाओं के खिलाफ लैंगिक पक्षपात को समाप्त करने के लिए आई एम दैट वुमन शुरू किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आई एम दैट वुमेन, ये मंत्रालय एक ऑनलाइन अभियान था, इसे लॉन्च किया गया था। बाल विकास और केंद्रीय महिला मंत्रालय द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया था। आई एम दैट वुमेन, ये महिलाओं के खिलाफ लैंगिक पक्षपात को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एक पहल स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष पेश की गई थी? 2014 में, 2009 में, 2011 में, 2000 में। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को चालू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। किसने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? आपको बताना है कि मदुरई में कौन से वंश का शासन था और 13वीं शताब्दी में वो सर्वोच्च यानी सबसे अच्छा वंश बन गया था, यानी सबसे अच्छा शासक बन गया था। हमारा ऑप्शन है राजपूत, चोल, चेरा, पांड्या। तो हमारा आंसर होगा पांड्या। पांड्या ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र में शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या समान है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में क्या समान है। ए में दिया हुआ है, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। और बी है किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा। सी है तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। और चौथा है डी हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। और आपको उत्तर देना है इनमें समान क्या है। और हमारा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, अति तीव्र गति, गुरुत्वीय खिंचाव, घर्षण बल। इन जो चार कथन ऊपर लिखा गया है ABCD करके, उसमें बताना है क्या समानता है। उसमें गतिज ऊर्जा समान है, अति तीव्र गति समान है, गुरुत्वीय खिंचाव समान है या घर्षण बल समान है। तो एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। इसमें गति भी है और घर्षण भी है। और बी ऑप्शन है किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, इसमें तो गतिज ऊर्जा है। तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। यानी कि चारों में जो समान है वो हमारा है गतिज ऊर्जा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा। इन चारों में गतिज ऊर्जा समान है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है प्रेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो प्रेनकाइमा को मृदुतक कहा जाता है, स्क्लेरेनकाइमा को स्थूलकोण ऊतक कहा जाता है। तो आपको बताना है इनमें से लचीलापन, अगर लचीलापन के साथ साथ अगर मजबूत आ जाए, दृढ़ आ जाए या कठोर आ जाए तो हमारा आंसर होता है स्क्लेरेनकाइमा। हमसे पूछा गया केवल लचीलापन, तो केवल लचीलापन कोलेनकाइमा की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और लचीलापन के साथ साथ यहाँ पर लिखा होता है कि लचीलापन और दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान करने वाला कौन सा ऊतक है, तो स्क्लेरेनकाइमा है। केवल लचीलापन कोलेनकाइमा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? आपको बताना है कि कौन सी ऊर्जा है जो गति के साथ बढ़ती है।
और हमारा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो गति के साथ बढ़ती है। ऑप्शन आपके सामने है रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा है वो ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणें का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर एक दूर बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती की प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। हमारा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे 10 आएगा। तो आपको दर्पण का फॉर्मूला तो पता होगा, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है जो वो 5 दिया हुआ है, और दर्पण से मोमबत्ती की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मुख्य मोमबत्ती को 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी मोमबत्ती को जो दूरी है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो हम इसको यू मान लेंगे 10 सेंटीमीटर। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमें निकालना क्या है, 1/v निकालना है, यानी दूसरी दूरी निकालनी है, पहली दूरी तो दिया हुआ है। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, वन बटा भी बराबर हो जाएगा 1/u प्लस 1/f। यू हमारा दिया हुआ है 5 और एफ दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। इसका एलसीएम हम 50 ले लेंगे, ले लिए। और 5 दहा में 50 और 5 इसको गुना करेंगे, भागा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 5 दहा 50 10, और यहाँ पर हो जाएगा 10 दिया तो 5 हो जाएगा, -5। तो अगर करेंगे हम इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 5/50 आ जाएगा। और कटाएंगे इसको तो 5 से कम 5, 5 दहा 50, तो 1/10। 1/v का मान आ गया 1/10। 1/v का मान आ गया 1/10। तो हमसे पूछा गया v का मान, तो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिलिका घुलनशील है, आपको बताना है सिलिका किसमें घुलनशील है, HNO3 में, H2SO4 में, HCl में, HF में। HF का मतलब होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो सिलिका घुलनशील है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT होता है। तो हमारा दिया हुआ है 9 मिनट में 0.5 एम्पियर। आई हमारा दिया हुआ है 0.75 दिया हुआ है, 9 मिनट दिया हुआ है,
इसको गुणा कर देंगे 60 से तो सेकेंड में चला आएगा, आ जाएगा। अगर इसको हम 60 और 75.75 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45 आ जाएगा। और 9 से गुणा कर देंगे, 9 पचे 45, यूनिट 5। तो ऑप्शन नंबर ए में भी दिखाई दे रहा है और ऑप्शन नंबर डी में भी दिखाई दे रहा है। यानी 50 से कम है, यानी 400 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और 50 को हम 10 से गुना करेंगे तो 500 होगा। यहाँ पर 5 कम है और 1 कम में गुना करना है, तो करीब करीब 225 तो आएगा नहीं, ये तो क्लियर है। अगर यहाँ पर 30 होता तो 270 होता, 30 से ज़्यादा है तो 400 हमारा आंसर हो, 400 से ऊपर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 9 चौके 36 और 36 4 40, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर 405 कूलम। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा में कहाँ स्थित है? जो हजीरा है वो तो आपको पता होगा कि हजीरा कहाँ पर है। अगर नहीं पता होगा तो एस्सार स्टील लिमिटेड तो पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। तो एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, उड़ीसा में, झारखंड में। तो हजीरा जो है वह गुजरात में स्थित है। गुजरात में सूरत तो पता होगा, सूरत में ही हजीरा नाम का एक जगह है, वहीं पर एस्सार स्टील लिमिटेड स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? हमारा ऑप्शन है सीजी राय, एम.एन. राय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो एम.एन. राय को भारतीय साम्यवाद का पिता भी कहा जाता है। एम.एन. राय को भारतीय साम्यवाद का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एनटीपीसी में, जो फर्स्ट शिफ्ट का परीक्षा हुआ था, फर्स्ट फेज का, उसी में पूछा गया था कि भारतीय साम्यवाद का पिता किसे कहा जाता है? एम.एन. राय को। और इन्होंने, एम.एन. राय जो थे, मैक्सियन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता थे। इन्होंने मैक्सियन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता थे एम.एन. राय। और एम.एन. राय को भारतीय साम्यवाद का पिता भी कहा जाता है। और सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार इन्हीं के मन में आया था, तो ऑप्शन नंबर डी बी हमारा राइट आंसर होगा, एम.एन. रॉय। हमारा क्वेश्चन है, वह शब्द जो शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है, पर्यावरण द्वारा नियंत्रित, जीनोटाइप, मोनोटाइप, फिनोटाइप। तो वह शब्द जो शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है वो है फिनोटाइप। फिनोटाइप जीवों की विशेषताओं को दर्शाता है, जिसमें जीव के भौतिक, रासायनिक और विकासात्मक यानी विकास का लक्षण शामिल है। ये लक्षण जो होते हैं व्यक्ति के उम्र के साथ बदलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा कि वह शब्द जो शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है उसे फिनोटाइप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? और हमारा ऑप्शन है लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, यूकी भाभरी, महेश भूपति। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक महेश भूपति थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और ये 2013 में इसका स्थापना हुआ था। कोको कोला और कतर एयरवेज कंपनी, कोको कोला कंपनी और कतर एयरवेज कंपनी दोनों की संयुक्त साझेदारी के साथ 2013 में इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग की स्थापना महेश भूपति संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा।
याद रखिएगा, कोको कोला कंपनी और कतर एयरवेज 2013 में इसकी स्थापना हुई थी महेश भूपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति कैसी गति का उदाहरण है? असमान गति की उदाहरण है, एक समान गति के उदाहरण है, वृत्तीय गति के उदाहरण है, रेखीय गति के उदाहरण है। जहां पर भीड़ भाड़ होती है वहां पर जो गाड़ी चलती है या बस चलती है, कोई भी गाड़ी हो, एक समान गति से चलती है, स्पीड उसका एक समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और स्पीड थोड़ा भी ज़्यादा कम हुआ तो भीड़ में आदमी के साथ किसी के भी साथ एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए जो वहाँ पर गति होती है भीड़ भाड़ में एक समान होती है। इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो शक्ति का प्रयोग किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ। शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, कार्य हुआ। तो यहाँ पर होता है W बराबर FS cos थीटा और लंबवत पूछा गया है, ये हो गया लंबवत। तो लंबवत 90 डिग्री बनता है। तो FS cos थीटा होता है। तो थीटा का मान यहाँ पर लंबवत हुआ तो 90 डिग्री हो गया। तो cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो 0, तो हमारा काम कोई कार्य नहीं हुआ। इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ। W बराबर FS cos थीटा होता है। एक ही समूह में तत्वों के समान रासायनिक गुण है, परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु त्रिज्या है, परमाणु संख्याएं हैं। तो एक ही समूह में तत्व के समान रासायनिक गुण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो हमारा क्वेश्चन है, किसको उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है पपीता, तरबूज, खीरा, सरसों। आपको बताना है इनमें से किस पौधे को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। तो जो सरसों होता है उसे उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। याद रखिएगा, सरसों को उभयलिंगी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह जंग का रंग कैसा होता है? जो लोहा में जंग लगता है उसका कलर कैसा होता है? लाल भूरा यानी लाल ग्रे, लाल पीला। तो जो ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है दोनों तो एक ही लिख दिया है, लाल ग्रे और लाल भूरे। ग्रे का हिंदी भूरा होता है, ग्रे में भूरा। तो दोनों ऑप्शन एक ही है। हमारा आंसर दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, लाल भूरे रंग का होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? और हमारा ऑप्शन है सर्च लाइट, सौरभट्टी, पश्चदर्शी दर्पण, गाड़ी की हेडलाइट। तो सर्च लाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौरभट्टी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पश्चदर्शी दर्पण इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण होता है। तो गाड़ी में जो पीछे देखने के लिए जो शीशा लगता है वो उत्तल दर्पण लगता है। तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा किस चीज़ में उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? जो पश्च दर्पण है इसमें उत्तल का प्रयोग होता है, अवतल का नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं? मान लीजिए कोई जीव है जिसकी कोशिका भित्ति के साथ
बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक है, उसे किस जगत में आप रखेंगे? प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा, एनिमालिया। तो जो जीव कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं उन्हें प्लांटी ग्रुप में रखा गया, प्लांटी जगत में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। किसने दर्शाया है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है? हमारा ऑप्शन है कैवेंडिश ने, हेनरी मोजले ने, जॉन ल्यूडेंट और डिमित्री मेंडलीफ। तो हमारा आंसर होगा हेनरी मोजले। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? और हमारा ऑप्शन है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। और हमारा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। जब पीछे की ओर करता है क्रिकेट को गेंद रोकने के लिए, तो यहाँ पर संवेग होगा। ये संवेग को कम करने के लिए हाथ पीछे करता है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। ये तो पहले नियम का उदाहरण है। जब एक बस में यात्री पीछे की दिशा में गिरता है जब स्थिर बस अचानक चलती है, यह भी न्यूटन का पहला ही नियम है। हमारा तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया के प्रतिक्रिया। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तब नाव पीछे की ओर जाती है, यानी जब आगे वो कूदा तो पैर से धक्का पीछे की ओर लगा और नाव उसे आगे की ओर फेंका और जो उसका पैर था वो पीछे की ओर ढकेला। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल यहाँ पर लगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो न्यूटन का तीसरा नियम इस पर लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? जो डायलिसिस होता है वो कहाँ पर होता है? हमारा ऑप्शन है जिगर, फेफड़ा, पेट, गुर्दा। डायलिसिस जब किडनी काम ना करे डायलिसिस कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किडनी, गुर्दा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी। इसे गुर्दा को ही किडनी कहा जाता है, ब्रिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? जो भारत में गौ हत्या हो रही है उसको कौन नियंत्रित करता है, यानी गौ हत्या करने से रोकता है? रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, होम यानी होम ने मतलब गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। तो गौ हत्या करने से प्रदूषण फैलता है तो उसे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएन के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम क्या है? MnO2 ग्रेटर देन MnO2 ग्रेटर देन Mn2O7। तो ये तो बढ़ता हुआ लग रहा है ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर बी है, MnO2 लेस देन MnO लेस देन Mn2। MnO2 इससे ज़्यादा होना चाहिए तो इससे कम है, ये तो नहीं होगा। ये हो सकता है पहला ऑप्शन, Mn2O7 लेस देन MnO2। अच्छा जी, ये घटते क्रम में आ गया है, हमसे पूछा गया है बढ़ता क्रम, तो ये घटता क्रम है, ये भी गलत है। MnO2O7 से बड़ा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर है। हमसे पूछा गया सही बढ़ता क्रम, तो सही बढ़ता क्रम यही है। 99 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी
और पद्म पुरस्कार विजेता जो पश्चिम बंगाल में 18 स्कूल चलाते हैं और मुफ्त शिक्षा और भोजन प्रदान करते हैं, उनका नाम बताना है। सितावा जदादी, सुलागीति, सुधांशु विश्वास, दामोदर बापट। जो ये हैं वो हैं सुधांशु विश्वास। जो सुधांशु विश्वास थे, इन्हें 2018 में पद्मश्री भी दिया गया था और इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। इनकी मृत्यु हो गई है सुधांशु विश्वास की। उस समय 18 का करंट था, इसलिए 18 में पूछा गया था। तो ये जो थे, ये सुधांशु विश्वास थे जिन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी थे भी थे और पद्म पुरस्कार से नवाजा भी गया था इन्हें। 2018 में पद्म पुरस्कार दिया गया था और ये मुफ्त में शिक्षा और भोजन प्रदान करते थे। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। और उनका नाम था सुधांशु विश्वास। और 2019 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी सुधांशु विश्वास की। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये पॉइंटेड क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसमें लिया था। और बाकी जो करंट का था क्वेश्चन छोड़ दिए थे और हर वीडियो में मैंने करंट का क्वेश्चन नहीं लिया है। और जो इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए कोई योजना है तो उसको हमने ऐड किया है और जो क्वेश्चन गलत दिया था उसे भी मैं ऐड नहीं किया हूँ। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सुधांशु विश्वास होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? हमारा ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सीएनजी का मुख्य घटक है। तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन, इथेन और प्रोपेन है। मीथेन भी है, इथेन भी है, प्रोपेन भी है। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा? तो जो मीथेन होता है वो परसेंटेज में ज़्यादा होता है, करीब करीब 75 से लेकर 98% तक मीथेन होता है। तो हमसे पूछा गया मुख्य घटक कौन सा है, तो मीथेन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 75 से 98% के मध्य में होता है, यानी बीच में होता है, तो मीथेन सबसे ज़्यादा है, तो मुख्य तो वही हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं अपने आज का अंतिम क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? हमारा ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। तो जो ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड जो है वो भारत के कोलकाता शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आज का हमारा ये क्वेश्चन अंतिम था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी कुछ ज्ञान मिल सके। तो आज के लिए इतना ही।